बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर। आपको याद होगा कि 31 जनवरी को पाकिस्तानी फ़ौज के 7 अहलकारों को BLA नामी, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नामी एक दहशतगर्द ग्रुप है, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के 7 अहलकारों को अगवा किया था। उसके बाद आपने देखा था कि पाकिस्तानी मीडिया पर और सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी ज़राए से DG ISPR और उनके ऑफिस ने एक कैंपेन चलवाई और कहा कि ये फ़ौजी अहलकार नहीं हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जाली वीडियो बनाई गई है, हमारे कोई अहलकार जो हैं वो अगवा नहीं हुए, मतलब इस सारे मामले को डिसोन कर दिया। उसके बाद जो दहशतगर्द थे जिन्होंने अगवा किया हुआ था, उन्होंने उन अहलकारों के सरों पर बंदूकें रख के तशद्दुद भी किया होगा, जाहिर है। उनसे दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करवाई जिसमें उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड दिखाए और उन्होंने बिलक बिलक कर बताया कि ये मेरा आर्मी का शनाख्तनामा है और ये मेरा पाकिस्तान का नादरा का शनाख्ती कार्ड है, मैं फ़लाँ जगह का रहने वाला हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी ये यूनिट है और मुझे डिसोन मत कीजिए, इनके मुतालबात मान लीजिए और मुझे डिसोन मत कीजिए। जाहिर है उनके सरों पर बंदूक रखी हुई थी। जब भी कोई बंदूक रखता है तो उस ज़बरदस्ती का जो बयान होता है उसकी मजम्मत ही की जा सकती है। आपने ये पहली दफ़ा नहीं देखा, दहशतगर्द अक्सर ये करते हैं, लेकिन इस बार तो आपने पिछले 2-3 सालों में तो एक और काम भी देखा। पाकिस्तान की ISI और MI ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो रहनुमा थे उनके सरों पर भी बिल्कुल ऐसे ही बंदूकें रख के तकरीबन टेलीविजन पर उनके लाइव इंटरव्यू करवा डाले, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा डाली। इसी तरीके से अगवा बराए बयान लिया गया। बचपन से आपने देखा होगा जो गन होती है वो मगरबी ममालिक में, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में तो बच्चों को भी बड़ों को भी पुलिस से डर ही लगता है, क्योंकि कोई भी उनके काबू आ जाए तो जो कुछ होता है वो आपको पता है। लेकिन मगरब में जब पुलिस आपको नज़र आती है या लॉ इन्फोर्समेंट नज़र आती है तो आप हमेशा फील करते हैं कि आप अमन में हैं, अमान में हैं, आप उनकी अमान में हैं, मतलब वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। उनके पास भी असलहा होता है, उस गन के अंदर गोली होती है जो आपके जिस्म के अंदर उतार दी जाए तो आप मर जाएंगे, लेकिन आपको वो गोली और वो बंदूक अपनी मुहाफ़िज लगती है, ट्रस्टेड लगती है। आपको लगता है कि उस गोली और बंदूक के साथ आप महफूज हैं। लेकिन जैसे ही उसी मंजरनामे पर कोई दहशतगर्द आ जाए, कोई ऐसा एक्टर आ जाए या नॉन स्टेट एक्टर आ जाए जिसके हाथ में असलहा हो, तो आपको जाहिर है डर भी लगता है, परेशानी भी होती है, क्योंकि वो वाली बंदूक और गोली जो है वो आपकी मुहाफ़िज नहीं है, लेकिन आपकी जान ले सकती है या आपके खिलाफ है। उस मुल्क की किस्मत पर भी आप, मुझे नहीं पता कितनी तोपों की आपने सलामी देनी है, जहां पर लोग अपनी पुलिस और उसके असलहे को देखकर भी परेशान होते हैं। और अब जो रही सही कसर थी वो हमारी मिलिट्री के भी अहलकार 26 नवंबर को जैसे सरों में गोलियां मारी गईं, उसके बाद मुरीदके में जैसे गोलियां मारी गईं, और उसके बाद कश्मीर में जैसे गोलियां मारी गईं, और उससे पहले मशरकी पाकिस्तान में जैसे अपने ही हमवतनों के सरों में गोलियां मारी गईं या जिस्मों में गोलियां मारी गईं। अब उन बंदूकों को देख के भी लोग परेशान ही होते हैं और उनको लगता है कि ये शायद हमारी अपनी बंदूकें नहीं हैं। तो बंदूक अच्छी और बुरी नहीं होती, उसको उठाने वाला अच्छा या बुरा होता है। जब कौम अपने टैक्स के पैसे से अपनी फ़ौज को, अपनी पुलिस को, अपने लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को बंदूकें लेके देती है तो वो इसलिए नहीं लेके देती कि वो उनके सरों के ऊपर तानी जाएं और उनसे अगवा बराए बयान लिए जाएं। वो इस बदमाशी के लिए नहीं लेके दी जाती। ये जो भी करता है वो दहशतगर्द होता है, भले वो फौज की यूनिफॉर्म में हो, पुलिस की यूनिफॉर्म में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का उसने भेस बदला हुआ हो, या BLA की तरह का दहशतगर्द ग्रुप हो। जो भी किसी से ज़बरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर बयान लेता है वो दहशतगर्द होता है, और हम ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर देखते रहे हैं। लेकिन अब खबर की तरफ वापस आते हैं। खबर अब ये है कि ये जो 7 अहलकार अगवा किए हुए थे, इनके बदले वो अपने कैदी छुड़वाना चाहते थे। दहशतगर्द ग्रुप जो है वो अपने जो उनके लोग पकड़े हुए थे उनको छुड़वाना चाहते थे। कुछ मुज़ाकरात शायद चल रहे थे जो फेल हो गए, वो मुज़ाकरात तोड़ ना चढ़ सके। अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे अकाउंट ये क्लेम कर रहे हैं कि BLA ने उनको फांसी दे दी है। अब ये खबर कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है, ये हम हतमी तौर पर आपके सामने नहीं रख सकते। हमने कम से कम 24 घंटे इंतज़ार किया है इस खबर का। ये खबर 24 घंटे पहले आई है, हमने फ़ौरन नहीं दी क्योंकि इसका कोई मुसद्दका तरीका नहीं है हमारे पास इसको परखने का कि ये खबर दुरुस्त है या नहीं है। 24 घंटे हमने इसको वेट किया, फ़ौरन आपके सामने नहीं रखी। अभी तक किसी तरफ से कोई तरदीद नहीं आई, ना ही DG ISPR की तरफ से, ना ही फ़ौज की तरफ से। क्योंकि याद रखिए जब इनको AI की झूठी वीडियोस कहा गया और फिर इन बेचारों से दोबारा वीडियोस रिकॉर्ड करवाई गई, तो उसके बाद इनके घर वाले, इनके अहले इलाका वो सामने आए। उन्होंने कहा कि ये जुल्म मत कीजिए, ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, ये हमारे गांव का लड़का है, ये फ़ौज में है, इसका ये नाम है, इसको डिसोन मत कीजिए।
उसके बाद जब अहले इलाका चीख उठे, फैमिलीज चीख उठी, तो फिर जाकर इनको ओन किया गया। अभी तक कहीं से तरदीद नहीं आई, ना अहले इलाका से, ना फौज से, ना DGI-SPR से। और ज़ाहिर दहशतगर्द तो क्लेम कर रहे हैं कि हमने फांसी दे दी है क्योंकि हमारे मुतालबात नहीं माने गए। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही अफसोसनाक है और रियासत के तौर पर पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी 31 जनवरी और अब आप सोच लीजिए कि पूरा महीना गुजर के मार्च शुरू हो गया, रमज़ान का महीना है, और अभी तक हम इन लोगों को बाजियाब नहीं करवा सके। ये शर्मिंदगी भी है और बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है और उसके बाद ऑपरेशनल फेलियर भी है। लेकिन हमारे यहाँ रवाज ही नहीं है किसी को फेलियर का जिम्मेदार बनाना और फिर उसको फायर करना या उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी फिक्स करना। आगे चलते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा, मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। अब मगरबी सरहद को तो आपने खुद ही गर्म कर दिया है, मशरकी तो पहले ही गर्म थी इंडिया के साथ, मगरबी भी आपने कर दी है। ईरान वाली सरहद जो है, जाहिर है जितना वो पै दर पै जो है वो ईरान पर हमले हो रहे हैं, एक एक दिन में 900 के करीब बम मारे जा रहे हैं। जी हाँ, आगे चल के आपको बताते हैं कि अब पता चला है कि 2000 पाउंड वजनी बम जो है वो मारे जा रहे हैं। मीन आप ये सोचिए कि एक बड़ी बिल्डिंग पर इतना बड़ा बम मारा जाए तो आसपास तकरीबन आधे आधे किलोमीटर तक बिल्डिंग्स जो हैं उनमें क्रैक्स पड़ जाएं, वो गिर जाएं। मतलब इतने वजनी बम जो हैं वो तेहरान के ऊपर मारे जा रहे हैं। डेंस वहाँ पर आबादी है, सोचिए कितनी हलाकतें हो रही होंगी, कितना ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हो रहा होगा। तो इस सारी सूरत हाल में जो ईरान का बॉर्डर है वो भी अब पोरस हो जाएगा। मतलब वहाँ से भी ये जो दहशतगर्द उस इलाके के करीब रहते हैं वो उधर भी जाएंगे, इधर भी आएंगे। जो अफ़गानिस्तान से मामला था आपको थे, शायद इस सरहद पर भी अब खुदा न खास्ता शुरू हो जाएंगे। एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ अफ़गानिस्तान है, एक तरफ ईरान है और एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ इंडिया है। अब आपने फैसला करना है। मेरा तो ख्याल है सवाए पहाड़ों के और समंदर के बाकी सब कुछ ही हमने गर्म कर दिया है। आगे सुनिए। हम अफ़गानिस्तान के साथ जंग को जहाद समझते हैं। हम अफ़गानिस्तान के साथ जंग को जहाद समझते हैं। अलामा ताहिर अशरफी जर्नैली आलिम हैं, जर्नैली मौलवी हैं, हमारे दोस्त। ये पाकिस्तानी जो उलमा हैं उनकी भी वैसे क्या ज़िंदगी है। जब तालिबान को बना रहे थे तब अफ़गानिस्तान की खातिर जहाद के फतवे देते थे और कहते थे कि तालिबान हमारे भाई हैं, ये मुजाहिद हैं, ये तो सीधा जन्नत में जा रहे हैं और इनका साथ देना बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। आज अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जहाद के फतवे वही उलमा जो हैं वो दे रहे हैं। पहले यही उलमा कहते थे कि हमने वहाँ जाकर ख़ुद जहाद किया हुआ है या जहाद के अंदर हिस्सा डाला हुआ है। आज ये उन्हीं मुजाहिदों को जो है वो फितनातुल हिंदुस्तान और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जहाद के फतवे दे रहे हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है नेशनल लेवल के ऊपर हमारे साथ जो हमारे जनरल्स कर रहे हैं। मसलन ज़ियाउल हक कहते थे तालिबान के साथ मिलकर लड़ना भी जहाद है, तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ना भी जहाद है। आसिम मुनीर आर्मी चीफ जो हैं, अमेरिका को बडग्राम एयरबेस दिलवाने के लिए लड़ना भी जहाद है। अशरफी साहब कहते हैं कि एक फरीक जो है उसके साथ मिलकर लड़ना जहाद है, मीन बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, और उसी फरीक के ख़िलाफ़ लड़ना भी फिर जहाद है। मतलब मामला जो चल रहे हैं। तो अब मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि मादनियात के बक्से पेश करने वाला काम भी जहाद है। फिर अगर खामेनी साहब शहीद हो जाएं तो उनकी शहादत का दुख महसूस करना भी जहाद है। और फिर उसके साथ ही साथ कतर को, सऊदी अरब को और UAE को फ़ोन करके कहना कि हम आपके साथ खड़े हैं, ईरान के साथ नहीं खड़े, और ईरान की ऐसी की तैसी अगर आपको कुछ कहेगा, ये भी जहाद है। फिर बोर्ड ऑफ पीस पर बैठना भी जहाद है। सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ देना जो है वो भी जहाद है। मीन कितनी कन्फ्यूजन है, कोई समझ नहीं हमारे जर्नल्स को कि उन्होंने ठहरना है, खड़े होना है तो किस और उन्होंने खड़े होना है। हर तरफ वो पूरा आने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरफ जो है वो एक आप ये कहिए कि हर एक को टोपी पहनाने की भरपूर काविश जो है वो जारी है। आगे चलते हैं जी। एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि, और ये जियो टीवी ने ब्रेक की है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान को मुफ्त पैसे देने पर पाबंदी। जो ऐसे ही इमदाद कर देते थे ना, वो शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि मैं मतलब फ़कीर नहीं हूँ, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, याद कीजिए उनकी। अब सऊदी अरब ने फैसला किया है कि ऐसे ही पाकिस्तान को पैसे नहीं देने, बग़ैर शराइत के पैसे नहीं मिलने। पाकिस्तान पहले तरक्की करके दिखाएं, हम अवामी टैक्स का पैसा ऐसे मुफ्त में किसी को नहीं देंगे। ये सऊदी अरब ने चिट्टा जवाब दे दिया है। जी हाँ, वही सऊदी अरब जिनके साथ इन्होंने हाल ही में एक दिफाई मुआहदा किया था जिस पर बड़े इतराते फिरते थे और कहते थे कि पता नहीं क्या कर दिया। उन्होंने अब ये कहा कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते बग़ैर किसी आपकी तरफ से कोई प्रोग्रेस दिखाने के कि आप इस काबिल हैं कि आपको दिए जाएं और आपने अपनी कमाई को बढ़ाया। लेकिन दूसरी तरफ
मतलब एक तरफ तो पैसे जो हैं वो सऊदी अरब ने जवाब दे दिया, हम मांग रहे हैं लेकिन वो नहीं दे रहे, यूएई भी हमारे पैसे एक्सटेंड नहीं कर रहा जो कर्जा दिया हुआ है उसको, और दूसरी तरफ दुनिया न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि पंजाब हुकूमत ने वीआईपी फ़्लाइट के लिए 86 करोड़ 15 लाख का अज़ाफ़ी फ़ंड मंजूर कर लिया। जी हाँ, मरीम नवाज़ का जो खुसूसी जहाज़ है अब उसके खर्चे के लिए, जी हाँ, जहाज़ तो आ गया 13 अरब का, लेकिन खर्चे के लिए तकरीबन 1 अरब रुपया अगले 6 महीने के लिए इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है कि साल में 2 अरब रुपया, अगर इस तनासब से देखा जाए तो फिर साल में 2 अरब रुपया मरीम साहबा के इस जहाज़ के ऊपर लगेगा जो आपके पैसों से लगेगा। अब ज़रा चलते हैं मिडल ईस्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ पर मामलात और भी ज़्यादा अब एस्केलेट कर रहे हैं। ख़बरें आ रही हैं कि ईरान ने तुर्की पर भी हमला कर दिया है, और उसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने साइप्रस पर भी हमला कर दिया है, और साइप्रस में बरतानिया की बेस पर हमला किया है, और इससे पहले खबरें आपको ये तो पता ही हैं कि सऊदी अरब की जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर हमला कर दिया। तो ये सारी खबरें हैं। इनके जवाब में आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि ईरान ने डिनाई कर दिया कि ना हमने ऑयल रिफाइनरी के ऊपर सऊदी अरब में अरामको के ऊपर कोई हमला किया, ना हमने ओमान में कोई हमला किया, ना हमने साइप्रस में कोई हमला किया बरतानवी बेस के ऊपर, और ना ही हमने तुर्की के ऊपर हमला किया। ये ईरान ने चारों जगहों को डिनाई कर दिया और कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इसराइल खुद कर रहा है। अब मज़े की बात यह है कि तुर्की ने भी कंफर्म कर दिया कि ये जो मिसाइल था ये ईरान से नहीं चला था जो हम पर आया। और सबसे मज़े की बात यह है कि साइप्रस में जो बरतानिया की जो उनकी फ़ौज का वहाँ पर बेस है उसके ऊपर जो मिसाइल आया था, अब बरतानिया भी कह रहा है कि वो ईरान से नहीं आया था। इसी तरीके से जो अरामको के ऊपर था वो तो खुद ही कह चुका है ईरान के हमने नहीं किया। तो उसके साथ साथ आपको टकर कार्लसन जो अमरीकी सहाफ़ी हैं, टकर कार्लसन, उन्होंने एक स्टोरी की थी 2 दिन पहले कि कतर और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा गया जो इन दोनों मुल्कों के अंदर धमाके करके उसका इल्ज़ाम जो है वो डालना चाहते थे ईरान के ऊपर ताकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए। अब आपको टक्कर कार्लसन की एक और वीडियो सुनवाते हैं छोटी सी, जिसमें वो एक हैरत अंगेज़ और बहुत ही खौफनाक इंकशाफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसराइल के अंदर बहुत सारे लोगों की ये राय है, और एक शख्स की राय तो वो अपने प्रोग्राम में सुनवाते भी हैं, कि जो ये प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या वो कहते हैं कि ऐसे कर लें कि खुद ही मस्जिद अक्सा के ऊपर खुदा न खास्ता बम मार ले सऊदी अपना इसराइल जो है, और उसको तबाह कर दे और कहे कि ये मिसाइल या बम जो है ये ईरान से आया, हमने नहीं मारा। और उसके बाद ज़ाहिर मुसलमान आपस में लड़ पड़ेंगे। और टक्कर कार्लसन कहते हैं कि उनका मंसूबा ये कि आपस में लड़ते रहें और हम बीच में खुश रहें। क्या कहा टक्कर कार्लसन ने इस मामले में, सुनिए। Clip from a couple of years ago, this is from August of 2024, from an Israeli rabbi, Joseph Misrach, describing how Israel should take advantage of a then ongoing conflict with Iran, much less intense than the current conflict we're seeing with Iran, to destroy the Dome of the Rock and Al-Aqsa. Watch this. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran and it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Never too late. You deal with a bunch of cowards. Shoot it down into the Dome of the Rock in Al-Aqsa. Destroy what's on what the Israelis call the Temple Mount, on the foundation stone. Destroy it and blame the सुन लिया आपने। तो वाज़ेह कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही घिनौना किस्म का मंसूबा है कि खुद ही मस्जिद अक्सा को जो है वो बम मार के, मिसाइल मार के गिरा दिया जाए और फिर इल्ज़ाम लगा दिया जाए ईरान के ऊपर। और ये उन्होंने इंकशाफ किया है। ज़ाहिर है मुसलमान दुनिया को इसके ऊपर तशवीश भी होनी चाहिए और इसके ऊपर बात भी करनी चाहिए, उन्हें आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए ताकि इस तरीके की साजिश जो है वो कामयाब ना हो सके। आगे चलते हैं। ये ज़रा वीडियो देखिएगा। ये जो नन्ही परियाँ हैं, ये वो बच्चियां हैं, ये उनकी शहादत से पहले की उनकी स्कूल की एक्टिविटी की वीडियोस हैं। ये तमाम बच्चियां जो हैं वो शहीद कर दी गई। इनका नंबर 168 है और इनकी 14 टीचर्स जो उनको भी शहीद कर दिया गया। और सबसे खूबसूरत बात देखिए कि ये एक आम सरकारी स्कूल है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर उन्हें पढ़ाने के साथ साथ उन्हें बैठने के, खाना डालने के, खाना रखने के, खाना प्रेजेंट करने के, बातचीत करने के, अदब अदाब या इंटरेक्शन करने की जो कैपेसिटी है, बातचीत की एक दूसरे के साथ कैपेसिटी है, वो बिल्ड करने के लिए जो स्किल्स हैं वो स्कूल के अंदर सिखाई जा रही हैं। सरकारी स्कूल है, स्कूल का जो फर्नीचर है, दूसरी चीज़ों से पता चलता है कि आम स्कूल है।
आप देखिए ये 7 से 12 साल की छोटी छोटी बच्चियां हैं, लेकिन देखिए कितने कंपोजर के साथ अपना काम कर रही हैं, चीज़ें सीख रही हैं। इनको क्या पता था, इनके माँ बाप को क्या पता था कि इनको अब्दी नींद सुला दिया जाएगा। ये तस्वीर बहुत खौफनाक है। ये कब्रें हैं, क्योंकि कब्रें इतनी ज़्यादा थीं तो उनको खोदने के लिए फिर जो आपको पता है कि मशीन्स इस्तेमाल हुई, और ये वो तस्वीर है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इन बच्चियों को यहाँ पर दफन किया गया है इन कब्रों के अंदर। बहरहाल अब देखते हैं ईरान के ग्रैंड मुफ्ती जो हैं आयतुल्ला अब्दुल्ला जवादी आइली, या आमकी, शायद मैं अगर गलत नाम ले रहा हूँ तो मेरी माजरत, उन्होंने अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद का फतवा जारी कर दिया और कहा है कि हर ईरानी के ऊपर जहाद फ़र्ज़ है। ये उनकी तरफ से जो है वो ऐलान हुआ है। बहरहाल आखिरी खबर आपके सामने रखनी है कि तलत हुसैन हुकूमत जर्नली टाउट हैं, उनके बेटे को अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर सेलेक्ट कर लिया। कई सालों से वो मरे जा रहे थे बेटे को खिलवाने के लिए, और आखिरकार वो कामयाब हो गए। जितना उन्होंने उनके ऊपर, ज़ाहिर लोगों का तासर है, इल्ज़ाम है, हकीकत इसमें क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन लोगों का तासर यही है कि जो इन्होंने बूट पॉलिश किए हैं, जितनी जी हजूरी की है, उस वजह से आखिरकार इनको इनाम मिला है। आपके सामने हर टाउट जो है उसके बारे में फिर लोग ऐसे ही उन्हें एक्सपोज करते हैं या उनके बारे में ऐसे ही बात करते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।